लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम। सो फर्स्टली हम लोग कंबशन क्या होता है वो देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे एंड कंबशन होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए ये देखेंगे। फिर हम लोग फ्लेम और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड फ्यूल एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो फ्यूल के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बात कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा हम और देखेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा पॉल्यूशन ड्यू टू फ्यूल्स। तो कंटेंट देख के हमें ये समझ आता है कि कंबसन से प्रोड्यूस होने वाले फायर और उस फायर के फ्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग खाना कैसे पकाते हैं फायर पे गैस बर्नर का यूज़ करके। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि फायर आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखते हैं हम लोग कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले कंबशन, ये कंबशन आपका रिएक्शन है जिसमें कि फायर आपका प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट क्या है इसमें, ऑक्सीजन एंड सब्सटेंस। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा, कोई भी सब्सटेंस तब बर्न करता है जब वो सब्सटेंस वेपराइज हो सके, ठीक है। और वेपराइज होके जो उसका वेपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मतलब कंबशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है और जिसकी वजह से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। ओके, सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक कंबसिबल सब्सटेंस, दूसरा नॉन कंबसिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंस को हम कंबसिबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे चारकोल, पेपर, कोल, मैग्नीशियम एंड एलपीजी। एंड नॉन कंबसिबल सब्सटेंस जो कि बर्न नहीं करता, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न नहीं करता। एग्जाम्पल्स में मेटल, ग्लास या रॉक या फिर मड। ओके, टेक एन एग्जाम्पल, कहीं पे आग जल रहा है, अगर आप पेपर को उसके पास ले जाओ तो पेपर बर्न करेगा, बट क्या आप अगर रॉक को उसके पास ले जाओ तो क्या रॉक बर्न करेगा? नहीं। तो दैट मीन्स कि पेपर जो है आपका वो कंबसिबल सब्सटेंस है एंड रॉक या फिर ग्लास, मेटल, ये सब नॉन कंबसिबल सब्सटेंस है। अब हमारा जो कंबशन था, मतलब जो रिएक्शन हो रहा था, केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि कंबसन होने के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़रूरी है। कंबसन के दो टाइप्स होते हैं, एक कंप्लीट कंबशन एंड एक इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जब कंप्लीट कंबशन होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बट जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्यूल जो बना होता है वो मेनली ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट। तो ये आप देख रहे हो, ये आपका फ्यूल है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या रिलीज कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो दैट मीन्स कि कंप्लीटली कंबशन हो रहा। बट अगर जब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है तो हम लोग इसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, राइट। सो ये तो आपका हो गया दो तरीके से कंबशन होना, एक कंप्लीटली, एक इनकम्प्लीट कंबशन होना। अब हम कंबशन के तीन टाइप्स देखेंगे। एक है आपका रैपिड कंबशन, अनदर वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड द लास्ट वन एक्सप्लोजन। एक्चुअली इन तीनों में होता क्या है कि जो आपका रैपिड कंबशन है इसमें जो गैस वेपराइज हो रहा, जैसे कि आप जो सब्सटेंस ले रहे हो बर्न करने के लिए, वो सब्सटेंस जब तक वेपराइज नहीं होगा वो बर्न नहीं करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब वो सब्सटेंस वेपराइज कर रहा, मतलब गैस रिलीज कर रहा, तो वो रैपिडली बर्न होगा, ठीक है, एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग रैपिड कंबशन बोलते हैं। रैपिड कंबशन का एग्जांपल एक ये हो सकता है कि जो बर्निंग मैच स्टिक है उसको आप गैस बर्नर के पास ले जाओ, गैस को ऑन करके, तो क्या होगा, गैस बर्न करने लगेगा। तो ये आपका रैपिड कंबशन की वजह से हुआ, ठीक है। बट जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है इसमें हमें बाहर से हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि कहीं पे आग जल रहा है तो आप किसी पेपर को आग के पास ले जाओ तो वो बर्न करने लगेगा, मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं फिर भी अगर कंबशन हो तो उस कंबशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि कोल माइंस में अपने आप फायर लग गया, आग लग गया, तो ये जो है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल हो सकता है।
यहाँ पे हम एक्सटर्नली हीट नहीं दे रहे, हीट अपने आप प्रोड्यूस हो रहा, जिसकी वजह से ये कंबशन हो रहा। देखिए एक्सप्लोजन क्या होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक्सप्लोजन का एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे क्रैकर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये कंबशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो पहले हम लोगों के पास कोई कंबसिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पेपर का एग्जांपल दिया। अगर पेपर हो ही ना तो क्या कंबशन होगा। अगर पेपर की जगह हम रॉक ले लेते हैं तो वो क्या है, नॉन कंबसिबल सब्सटेंस। तो हमें क्या लेना है, कंबसिबल सब्सटेंस। ओके, एंड दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है, ठीक है। एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जब हम कंबशन कराते हैं उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एयर से, सराउंडिंग से। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंबसिबल सब्सटेंस। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। और तीसरा जो कंबसिबल सब्सटेंस है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करेंगे। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि कोई चीज़ बर्न होने लगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है या हम पहले से जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। मतलब कि कुछ सब्सटेंस जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगते हैं, कुछ के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ता है ताकि वो बॉयल हो, ठीक है। कुछ चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी फ्रीज हो जाती है, और कुछ के लिए हमें और टेम्परेचर कम करना होता है तब वो फ्रीज होती है। उसी तरह कुछ मटेरियल जो होते हैं, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही बर्न करने लगते हैं, और कुछ के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ता है तब वो बर्न करते हैं। जैसे कि अगर आप वुड लेते हो तो अगर ड्राई वुड है तो उसमें आग जल्दी पकड़ेगा, ठीक है। और अगर आप वही वेट वुड लेते हो तो उसे जलाने में बहुत मुश्किल आएगी और वो जल्दी बर्न नहीं करेगा। मतलब वेट वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद वो बर्न करेगा, और जो ड्राई वुड है वो कम टेम्परेचर पे ही बर्न करने लगेगा। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ बर्न करने लगे उस टेम्परेचर को हम लोग उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सब्सटेंस है, कंबसिबल सब्सटेंस, वो वेपराइज होता है टेम्परेचर की वजह से। ये जो आपका इग्निशन टेम्परेचर है इसकी वजह से कंबसिबल सब्सटेंस वेपराइज होगा, और वेपराइज होके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और इस रिएक्शन में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। ओके, आपके लिए एक होमवर्क है, आप 2 कैंडल जलाना, ठीक है। दोनों को एक जगह पे फिक्स कर देना। उसके बाद एक ग्लास से आप एक कैंडल को ढक देना। आप देखोगे कि जो कैंडल आपने ग्लास से ढका था वो बुझ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस कैंडल को आपने ग्लास से ढका उसके लिए आपने ऑक्सीजन का रास्ता ब्लॉक कर दिया। मतलब जो ऑक्सीजन उसे सराउंडिंग से मिल रही थी उसे हमने ब्लॉक कर दिया। पर जिस कैंडल को आपने ग्लास से नहीं ढका वो अभी भी सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहा, मतलब रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन से। और जिस कैंडल को आपने ग्लास से ढका था उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाया और कंबशन नहीं हो रहा, ठीक है। सो अब हमने देखा कि कंबशन कैसे होता है, और उस कंबशन की वजह से हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब फायर कैसे प्रोड्यूस होता है। अब अगर वही फायर अनकंट्रोल्ड हो जाए, जैसे घर में आग लग जाए या फिर फैक्ट्रीज में आग लग जाए, तो उस फायर को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें कंबशिबल मटेरियल को वहाँ से रिमूव करना होगा। जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ से कंबसिबल मटेरियल को रिमूव कर देंगे तो फायर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल बर्न कर रहा है उसका टेम्परेचर हम इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें, ठीक है। जैसे कि घर में आग लग जाती है तो लोग कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, और हम लोगों ने मूवीज़ में भी देखा है जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो पानी से आग को बुझाते हैं। तो वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दे रहा, और टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होते ही फायर जो है वो कंट्रोल में आ जा रहा, मतलब बुझ जा रहा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम सप्लाई जो है एयर का वो बंद कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एयर में ऑक्सीजन है, अगर हम सप्लाई बंद कर दे एयर का तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। अब जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कंबशन ही नहीं होगा। दैट मीन्स कि हम लोग कंबसिबल मटेरियल हटा के फायर कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम ला करके भी फायर कंट्रोल कर सकते हैं, और एयर सप्लाई कट करके भी हम फायर को
कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फायर कंट्रोल ना हो तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इस फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया, वाटर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम कर देगा। दूसरा जो इस फायर एक्सटिंग्विशर में होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा हेवी है। तो अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि ऑक्सीजन को आने नहीं देता, ऑक्सीजन का रास्ता ब्लॉक कर देता है। एंड हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। ये सोडा एसिड क्या करता है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं, ये भी रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एक और तरीका क्या है कि हम सैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो सैंड भी क्या करेगा, सेम वर्क, ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा। कभी कभी हमने मूवीज़ में भी देखा है कि आग लग जाने पे ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, हम लोग ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, वो एरिया ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। इसके अलावा हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आग लगने की वजह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है या फिर पेट्रोल या डीजल की वजह से आग लगी है, तो उसे हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो क्या होगा, इससे आपको शॉक भी लग सकता है। उसके अलावा ऑयल जो है वो पानी पे फ्लोट करता है। अगर हम उसे पानी से आग को बुझाना चाहेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो हैवी है तो वो नीचे चला जाएगा और ऑयल फिर भी ऊपर फ्लोट करता रहेगा और आग नहीं बुझेगा। अगर हम लोग वाटर का यूज़ करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो भी आग नहीं बुझेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन नेसेसरी है, और अगर आग लग जाए तो उसे हम कैसे बुझाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फ्लेम क्या होता है और फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लेम इज़ द विजिबल वेपर और गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर। कंबसन होने के लिए जो कंबसिबल मटेरियल है वो वेपराइज होता है और वेपराइज होकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो ये जो फ्लेम है वो क्या है, फायर की वजह से जो हीट मिल रहा है और उससे वेपर रिलीज हो रहा, उसका विजिबल पार्ट है ये। मतलब जो रिएक्शन हो रहा तो वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होगा। ओके, 2 टाइप के फ्लेम होते हैं, एक नॉन ल्यूमिनस, एक ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है वो तब प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो। ठीक है, तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो आपका ब्लू कलर का होगा। जैसे कि जो गैस बर्नर हम लोग यूज़ करते हैं उसका फ्लेम कैसा होता है, आपने देखा होगा, वो ब्लू कलर का होता है। ओके, बट जो ल्यूमिनस फ्लेम होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑक्सीजन का अमाउंट इनसफिशिएंट हो, मतलब पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिल पा रहा हो, तो वहाँ पे जो फ्लेम बनता है वो येलो कलर का फ्लेम होता है, जिसको हम लोग ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। तो येलो फ्लेम भी हम लोगों ने देखा ही है। अब हम फ्लेम का स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्लेम के स्ट्रक्चर में 3 जोन्स होते हैं। पहला आपका नॉन ल्यूमिनस जोन, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो था वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो जो नॉन ल्यूमिनस जोन है इस फ्लेम का, उस जोन में जो है फ्लेम कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का। एंड ल्यूमिनस जोन, इस पे हमें जो फ्लेम है वो येलो कलर का दिखेगा। एंड जो डार्क जोन है वहाँ पे डार्क कलर हो। ओके, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये देखो, ये आपका फ्लेम है। इस फ्लेम का जो आउटर जोन है यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग से घिरा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन इसे पूरी तरह मिल पा रहा। जब ऑक्सीजन पूरी तरह मिलता है तो कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है जो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, एंड अगर आप जानते होंगे तो जो काजल हम लोग घर पे बनाते हैं उसे कैसे बनाते हैं, दिया जलाते हैं हम लोग, और उसका जो फ्लेम होता है उस फ्लेम से जो रेसिड्यू निकलता है उस रेसिड्यू को हम जमा करते हैं एक जगह, और वही काजल का काम करता है। तो जो ब्लू फ्लेम है आपका वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता। बट ये जो मिडल पार्ट है आपका जो कि येलो कलर का है,
ये येलो कलर का क्यों है? क्योंकि ये मिडिल पार्ट है जिसको पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो ये क्या करेगा कि इनकम्प्लीट कंबशन में रेसिड्यू और ब्लैक सूट रिलीज करता है और उसी से हम काजल बनाते हैं। और ये येलो जोन जो है आपका वो मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब सबसे हॉट कौन सा हुआ? ब्लू कलर फ्लेम एंड मॉडरेटली हॉट येलो कलर फ्लेम। और जो लीस्ट हॉट होता है वो है आपका इनर मोस्ट जोन, जो कि अनबर्न्ड वैक्स वेपर होता है। मतलब कोई सब्सटेंस जब बर्न होता है तो क्या होता है? वेपर रिलीज करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से ये बर्न नहीं करता। वो कूलेस्ट जोन कहलाता है। यहाँ पे कंबशन होता ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ नहीं पहुँचता। ठीक है, नाउ सबसे ज़्यादा लाइट इमिट करने वाला जोन जो है वो है नॉन ल्यूमिनस जोन। उसके बाद ये ब्लू और उसके बाद डार्क जोन जो कि लाइट इमिट करता ही नहीं है, इसकी वजह से हम उसे डार्क जोन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। नॉन ल्यूमिनस जोन जो कि आपका आउटर पार्ट है फ्लेम का, जिसमें कि कंप्लीट कंबशन होता है और ये ब्लू कलर का होता है, कोई भी रेसिड्यू लीव नहीं करता और मॉडरेट अमाउंट में लाइट रिलीज करता है। ल्यूमिनस जोन जो कि आपका मिडिल जोन है, मिडिल पार्ट है फ्लेम का, ये मॉडरेटली हॉट होता है और इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसमें, जिसकी वजह से ये येलो कलर का होता है और ब्लैक सूट एंड रेसिड्यू रिलीज करता है। ठीक है, और इसका जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा होता है ल्यूमिनस जोन का। ये जो डार्क जोन है वो इनर मोस्ट जोन है फ्लेम का, जो कि कूलेस्ट पार्ट है और यहाँ पे कंबशन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता और इसकी वजह से जो इसका वेपर है वो बर्न नहीं कर पाता, क्योंकि वेपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न करता है, तो यहाँ पे बर्न नहीं कर पाता और इसी वजह से लाइट भी रिलीज नहीं होता। ठीक है, नाउ कंबशन कराने के लिए हम लोग मेनली फायर प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल का यूज़ करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने फ्यूल के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा हम देखेंगे। फ्यूल क्या होता है? एनी मटेरियल दैट कैन बी मेड टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस सो दैट इट रिलीज एनर्जी एज हीट एनर्जी और टू बी यूज्ड फॉर वर्क। तो फ्यूल क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके हीट रिलीज करता है, या फिर फ्यूल को हम लोग किसी चीज़ को वर्क कराने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जो फ्यूल हम लोग मोटर बाइक में यूज़ करते हैं वो क्या करता है कि इंजन को एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर वो इंजन जो है वो वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा बाइक जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इन टाइप के फ्यूल्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो फ्यूल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं वो फ्यूल सॉलिड फ्यूल कहलाते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं वो लिक्विड। एंड जो फ्यूल गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, उन फ्यूल्स को हम गैसियस फ्यूल बोलते हैं। हम इसके एग्जांपल्स भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल्स क्या हो सकते हैं? वुड, कोल, पीट, डंग, कोक एंड चारकोल। लिक्विड क्या हो सकते हैं? पेट्रोलियम, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन, कोल तार, नेप्था एंड इथेनॉल। ओके, एंड गैसेस क्या हो सकते हैं? गैसेस फ्यूल नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस, प्रोपेन गैस, मीथेन गैस, कोल गैस, वाटर गैस, कोक ओवन गैस एंड सीएनजी। तो इनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना। हमने बात किया था कि हम फ्यूल के साथ साथ जो फ्यूल्स हैं उनके कैलोरीफिक वैल्यू भी पढ़ेंगे। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय 1 kg ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन। किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हम उसे कहेंगे जब हम 1 kg फ्यूल का कंप्लीट कंबशन कराते हैं, तो उस कंबशन के दौरान जो हीट रिलीज होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट होगा, उस हीट के वैल्यू को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, और इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। किलो जूल जो है वो हीट का यूनिट होता है। ओके, तो जूल जो है वो आपके हीट का यूनिट होता है। तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर केजी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो फ्यूल जितना अच्छा होगा उस फ्यूल की उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मतलब वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि हम किस फ्यूल को अच्छा फ्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए जिसकी वजह से हम उस फ्यूल को गुड फ्यूल बोल सकते हैं। तो जो फ्यूल रेडली अवेलेबल हो, मतलब हमें आसानी से मिल जाए, दूसरा कि पॉल्यूशन काउज ना करे,
जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हम अब पेट्रोल डीजल की जगह पे सीएनजी गैस का यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स में, तो सीएनजी की वजह से कम पॉल्यूशन होता है, तो उसे हम गुड फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, किसी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर लो हो, जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था ड्राई वुड का एंड वेट वुड का, तो इनमें कौन सा अच्छा फ्यूल होगा, खुद सोचो आप। ऑब्वियस ड्राई वुड, क्योंकि वो जल्दी बर्न करेगा। मतलब क्या कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए फ्यूल का। ओके, बट एक और कंडीशन क्या है कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से कम होगा इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे ही अचानक उसमें आग लग जाएगा, तो ये नुकसानदायक है। इसलिए जिस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा बट बाकी फ्यूल्स के कंपेयर में इग्निशन टेम्परेचर उसका कम हो, उस फ्यूल को हम गुड फ्यूल बोलेंगे। एंड जो फ्यूल चीप हो एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, उसे भी हम गुड फ्यूल बोलेंगे। सस्ता हो, ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करे, जो आप गैस बर्नर यूज़ करते हो उस पर खाना जल्दी बनता है। ठीक है, तो क्यों जल्दी बनता है? क्योंकि वो हीट ज़्यादा रिलीज करता है, तो हम उसे गुड फ्यूल बोल सकते हैं। एंड डू नॉट लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू। अगर आप देखो जो खाना बनता है लकड़ी को जला करके, तो क्या होता है, उससे धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा, मतलब रेसिड्यू प्रोड्यूस हो रहा। बट जो हम लोग गैस बर्नर पे बनाते हैं तो वहाँ पे कोई भी रेसिड्यू नहीं निकलता। मतलब क्या कि हम दोनों के कंपेयर में इसको प्रेफर करेंगे, वुड को प्रेफर करेंगे या फिर गैस बर्नर को? ऑब्वियस गैस बर्नर को, क्योंकि वो रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा। लेकिन जो वुड है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है। सो गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रेडली अवेलेबल, डू नॉट काउज पॉल्यूशन, और उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करना चाहिए, एंड कोई भी रेसिड्यू लीव नहीं करे, तो उस फ्यूल को हम लोग गुड फ्यूल बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं और कंबशन हो रहा, फायर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा उसका क्या नुकसान है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मतलब क्या, हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे हीट हो रहा, गर्म हो रहा, तो इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं अर्थ पे वो पिघल जाएंगे, और हमारा अर्थ है, जो लैंड एरिया है, वो समुद्र में समा जाएगा अगर हमने अभी से इसे कंट्रोल नहीं किया तो। एंड जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, उस फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है, और एसिड रेन होने की वजह से जो मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, वो ख़राब हो जाते हैं। जो रिवर्स में फिश पाए जाते हैं, तो फिश सारे उनका डेथ हो जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। तो फॉसिल फ्यूल का कंबशन होने से फोटोकेमिकल स्मोक रिलीज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेसिड्यू रिलीज होता है, तो उस रेसिड्यू में फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, लाइक अस्थमा। ओके, एंड इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रैपिडली हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जगह हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज़्यादा अमाउंट में जाने लगेंगे तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, और इसकी वजह से हमारा डेथ हो सकता है। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।